नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं और वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दलों में अभी से ही अभियान तेज कर दिया है। खासतौर पर दिल्ली और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी ज्यादा एक्टिव दिख रही है। अरविंद केजरीवाल ने 7 सितंबर को हरियाणा से ही अपने राष्ट्रव्यापी मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की। आदमपुर उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीजेपी में विभिन्न पदों पर रहने वाले वरिष्ठ नेता सत्येंद्र सिंह ने बुधवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो वहीं 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े करण सिंह रनौलिया ने आज हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। किसका होगा आदमपुर का रंग? नाक का सवाल बनी आदमपुर सीट। बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। पार्टी छोड़कर जा रहे दिग्गज। दरअसल शहर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस कहा कि इस बार आदमपुर में परिवर्तन होगा। आदमपुर की जनता दशकों के परिवारवाद से छुटकारा चाहती है। आदमपुर के लोग भी अपने हलके का विकास चाहते हैं। अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग इस बार आदमपुर में बदलाव करके रहेंगे। का चुनाव है, एक मौका अपने लाल को देकर देख लो, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका दे दो। हरियाणा को ना बदल दो तो मेरे को लात मार के हरियाणा से बाहर फेंक देना, दोबारा हरियाणा मंजूर है। 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी है, उसका ट्रेलर अभी हम आदमपुर में बैठे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दो। पूरे देश में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, केरला में चर्चे हो जाएंगे आदमपुर में केजरीवाल की पार्टी जीत गई। आदमपुर में सारी दुनिया जान जाएगी नक्शे पे आदमपुर की है। बता दें कि आदमपुर चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल करण सिंह रनौलिया की कांग्रेस नेताओं से सकारात्मक माहौल में आज बातचीत हुई। तो वहीं 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े करण सिंह रनौलिया ने आज हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि करण सिंह रनौलिया 17 सितंबर को हरियाणा में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। भाजपा चुनाव जीतने के बाद ही अगले चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुट जाती है। 2 साल पहले उस राज्य में चुनावी तैयारी शुरू कर दी जाती है। ऐसा करने से दूसरी पार्टियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है। आम आदमी पार्टी ने भी अब भाजपा की तरह चुनाव से 2-3 साल पहले ही चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली, पंजाब जीतने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजरें अपने खुद के प्रदेश हरियाणा पर हैं। हरियाणा में 2024 में होने वाले चुनाव में करीब 2 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। करीब 44 साल से आदमपुर में चौधरी भजनलाल का परिवार ही कांग्रेस का चेहरा रहा है। उनके अलावा यहां कांग्रेस का कोई चेहरा उभर नहीं सका। कुलदीप बिश्नोई की ओर से हजका का गठन किए जाने पर आदमपुर में बाहरी प्रत्याशी ही लड़ाए गए। इसमें रणजीत सिंह, जयप्रकाश, कुलबीर बेनीवाल कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं। आदमपुर से कांग्रेस की टिकट पर लड़ने वाले सत्येंद्र सिंह भी अब कांग्रेस के बजाय भाजपा में थे, लेकिन अब उन्होंने भी आप पार्टी का दामन थाम लिया है। साथ ही कांग्रेस के पास मजबूत चेहरा न होना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। देखना होगा कि हरियाणा में कितने पानी में हैं आप और कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो देखना यही होगा और सबसे बड़ा सवाल कि किसका होगा आदमपुर का रण, और देखना यही होगा कि किसके हाथ लगेगी यहां की कुर्सी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। भूपेंद्र गहलावत हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय कौशिक कांग्रेस का जो है पक्ष रखेंगे। साथ ही विजेंद्र रेड्डी इनेलो का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश भाटी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इनेलो का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर,
सबसे पहले मैं आपके पास कांग्रेस जो प्रवक्ता हैं उनके पास आना चाहूंगा। विजय कौशिक जी, आप कहां पर दिखाई दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, कितने पानी में हैं आप? चूंकि लगातार जो है चारों तरफ से जो है घेराव यहां पर हो रहा है, चूंकि चेहरा आपके पास है नहीं, अब चेहरे को उतारने के लिए कैसी कवायद आपकी तरफ से रहेगी? ऐसा है, कांग्रेस में चेहरों की कोई कमी नहीं है और ये आपकी गलतफहमी अगर आप ऐसा सोचते हैं। मैं आपसे केवल इतना कह सकता हूं कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस की तरह मजबूत है। हरियाणा भर के कार्यकर्ता आदमपुर में अपनी जान लड़ा देंगे। निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने जो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है उसको उनके क्षेत्र की जनता भी समझती है, उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो कि एक तरफ पंजाब से SYL का पानी हरियाणा में नहीं आने देना चाहती, दूसरी तरफ चंडीगढ़ हरियाणा को नहीं मिलने देना चाहती। तो ऐसे केजरीवाल, जिनको जनता द्वारा नकार दिया गया है, वो इस चुनाव में केवल एक वोट कटवा पार्टी की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन माननीय हुड्डा जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। सीट को जो कि कुलदीप बिश्नोई के धोखे के बाद में उन्हें इस्तीफा देकर अपनी ये सीट छोड़नी पड़ी, इसको ये वापस कांग्रेस के खाते में ही आएगी। ठीक है, कांग्रेस के खाते में ही आएगी। आपका कॉन्फिडेंस ये तो सर जनता तय करेगी। लेकिन भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना कि किस तरीके से जो है कॉन्फिडेंस के अंदर जो है बात कर रहे हैं, और जनता किस तरीके से कहां पर जाती है तो जनता का मूड बताएगा। लेकिन क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खाका तैयार है, किसके नेतृत्व में चुनाव जीतने वाले हैं? भूपेंद्र जी, आप क्या कहिएगा? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायत का। हमारा पन्ना प्रमुख से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमेशा इलेक्शन के मोड में रहते हैं और हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात की, मैं क्योंकि इन्होंने कहा है तो मैं उसका भी, कुलदीप बिश्नोई का भी जिक्र। इन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की उस पर जीता था और उसको छुरा घोंपने का था। 6 सीटों में से सिर्फ कुलदीप बिश्नोई ही जीता था, बाकी तो कोई इनका आदमी जीता नहीं। और कुलदीप बिश्नोई चाहे हजका से लड़े, चाहे वो कांग्रेस से लड़े, चाहे किसी पार्टी से भी लड़े जी, वो हमेशा चुनाव जीतते रहे। और उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो भारतीय जनता पार्टी उनके मुकाबले में रही पिछले चुनाव में। और हमारी पार्टी में आपने 2-3 आदमियों की बात की कि वो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का मन बना रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ संगठन जो है वो सबसे बड़ा है। व्यक्ति विशेष की कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे यहाँ संगठन की वैल्यू होती है। जैसे ये साथी अभी कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस का इन्होंने नाम ही नहीं लिया। और जहां तक भूपेंद्र हुड्डा की इन्होंने बात की, मैं उस पर भी आ जाना चाहता हूं। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ये 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व। और फिर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा सोनीपत से, 2.25 लाख वोटों से ये चुनाव हार गए थे। ये किस हुड्डा की बात करते हैं और किसके सहारे ये चुनाव जीतने की बात करते हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के लोगों की आस्था है। जी, आपको नहीं लगता कि ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं इनका कॉन्फिडेंस बोलता है, लेकिन अब उनके नेता आपकी तरफ आ गए और आपके नेता जो हैं अब अपना दल बदल रहे हैं। अब बीते 2 दिन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी आज की जो मुलाकात हुई है करण सिंह रनौलिया जी की, आपने देखी होगी, तो ऐसे में क्या मायने हैं इस मुलाकात के? नहीं, मैंने आपको पहले भी क्या बताया है कि हमारे पार्टी में व्यक्ति विशेष का कोई मायने नहीं होती। हमारे यहाँ जो भी होता है संगठन होता है। कोई आदमी अगर पार्टी छोड़ के जाएगा तो वो अकेला जाएगा, हमारे संगठन पे उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी पार्टी की तरह तो है नहीं कि जब मोब हो भीड़ आती है और वो भीड़ इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। उन पार्टियों का संगठन तो है नहीं।
वो कभी केरला में यात्रा करने चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, और उनके नाव में कितने छेद हैं। कहीं तो अलग से शैलजा जी अलग से बात कर रही हैं, किरण चौधरी अलग से बात कर रही हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका चुनाव हो रहा है, आनंद शर्मा जी कोई बात कह रहे हैं, शशि थरूर जी कोई बात कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है कहाँ? ये तो एक खूनी पंजा, जो इमरजेंसी के बाद कांग्रेस आई बनी थी, ये तो वो खूनी पंजे की पार्टी है, और उसमें से भी लोग छेद होने के बाद उतर उतर के भागने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं, कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहा, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि संगठन कमजोर हो रहा है? जो दिग्गज नेता थे, वरिष्ठ नेता थे आपकी तरफ से, सत्येंद्र सिंह की बात करूं तो उन्होंने केजरीवाल की मौजूदगी में जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, और आज की जो मुलाकात है वो कांग्रेस की तरफ नरनौलिया जी की यहां पर देखने को मिल रही है। तो करण सिंह जिस तरीके से आज मुलाकात की, तो आपको नहीं लगता, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी विशेष है, व्यक्ति विशेष नहीं है? नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं है। हमारा पार्टी मजबूत है ना, हमारी पार्टी में कोई किसी का नाम लेता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है। और कांग्रेस की तरफ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन चार नामों के अलावा अगर कोई आप नाम सुनते हो तो मुझे बता दो। मैं इसका जवाब लूंगा। इस बीच दो मेहमान और जो है इंतजार कर रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा, कौशिक साहब आपके पास भी आऊंगा। विजेंद्र रेड्डी सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश भाटी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके पास जाता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं। विजेंद्र सर, आप बताएं कि दोनों ही पार्टियों में किस तरीके की आपको दिखाई दे रही है, और आप कहां पर जो है अभी स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आदमपुर की खासतौर पर जी गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी पहले भी 2 बाई इलेक्शन लड़ चुकी है, बड़ौदा का और एलनाबाद का। इनको वहां पर भी हार का मुंह देखना पड़ा, और अब ये आदमपुर में आ रहे हैं लंगोट पीड़ करके, यहाँ भी इनको हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। बाकी सपने हैं, मुंगेरी लाल के सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है। भूपेंद्र जी सीनियर आदमी है, पार्टी के प्रवक्ता है, जीत तो बताएंगे ही चैनल पर बैठ करके, लेकिन ग्राउंड की हकीकत कुछ आपने बता दी, कुछ मैं भी बता रहा हूँ। जिस प्रकार से 8 साल के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में और शिक्षा में, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में प्रदेश को बहुत नीचे ले जाने का काम इन्होंने किया है। और तो और ये आदमपुर की जनता भी सुन रही है। पहली सरकार मैंने अपने जीवन में ऐसी देखी है जो भूपेंद्र जी की सरकार है, गहलावत साहब की। इन्होंने लगभग 5,500 स्कूलों को बंद कर दिया। अरे भाई, शिक्षा को जब कमजोर आंकने लग जाती है कोई सरकार, तो इससे बड़ा प्रदेश का विनाश कहाँ होगा। आज जो है टीचर सड़कों पर है, बच्चे सड़कों पर हैं, और फिर भी ये कहते हैं हम सीट जीतेंगे। तो भाई इनकी कॉन्फिडेंस को दाद देता हूं मैं। कॉन्फिडेंस इनका बहुत मजबूत है, और कॉन्फिडेंस के लिए बधाई, लेकिन बिल्कुल कोई दाना नहीं है भाजपा के लिए वहां पर। ये बिल्कुल खत्म पार्टी है, और पहले 2 जिले ये परिणाम देख चुकी है। और ये भूपेंद्र जी ने एक बात जरूर कही थी कि कांग्रेस भी कहीं नहीं रही, कांग्रेस भी खत्म हो चुकी है। विजय कौशिक जी, आप पहले अपने घर को संभाल लो, इलेक्शन तो फिर आते रहेंगे, बार बार आएंगे, बार बार लड़ेंगे, चलेंगे, लेकिन पहले अपने जो है ना घर परिवार को संभालो। और यदि मैं चलूं हमारे आप पार्टी की बात, केजरीवाल जी यहाँ हरियाणा की शिक्षा को सुधारने के लिए आ गए हैं। दिल्ली में इन्होंने ये घोषणा की थी 2015 में कि मैं 500 नए स्कूल स्थापित करूंगा। आज तक एक स्कूल स्थापित किया तो इन्होंने बता दो। और इन्होंने घोषणा की थी कॉलेज बनाने की, वो कॉलेज की तरह बनाए। इन्होंने दिल्ली में घोषणा की थी वहां के अध्यापकों को समय पर हम तनख्वाह दिया करेंगे। हाई कोर्ट में जाकर के अध्यापक लड़ करके वो बेचारे तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। अरे भाई, तुम हरियाणा के लाल कहने वाले केजरीवाल की मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो 2017 के इलेक्शन में कहते हैं पंजाब में जाकर के हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। वो रिकॉर्डिंग ध्यान हमारे पास है, वो हम चलाएंगे आदमपुर में। हरियाणा का लाल हरियाणा का दुश्मन क्यों बना हुआ है, वो अपनी सरकार को क्यों नहीं कहता। किस प्रकार के 2 दिन के दौरे में उन्होंने हरियाणा के प्रदेश को बचाने का प्रयास किया। हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है। अब हरियाणा की जनता की बचाई में नहीं आएगी। दिल्ली में भ्रष्टाचार के आज सारे वकील सड़कों के ऊपर नारे लगा रहे हैं। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील भ्रष्टाचार बचाओ, दिल्ली को बचाओ, दिल्ली को बचाओ, हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली में।
नेता जो है जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। एक दारू की बोतल के साथ एक दारू देते हैं और फिर कहते हैं हरियाणा। भाई यहाँ दारू नहीं पीते, दारू के एक खरीद साथ में पीने वाला हरियाणा प्रदेश नहीं है। इस मुद्दे पर आऊंगा, इस मुद्दे पर गौरव जी, इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, आप निकाय चुनाव में देखिए मुख्यमंत्री का गढ़ टूटा, भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ टूटा, केवल अभय सिंह चौटाला एक ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने निकाय चुनाव में अपने गढ़ को बचाने का काम किया है। और इस प्रकार से मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी आदमपुर इलेक्शन को भारी मतों से जीतेगी और जीत हासिल करेगी। आदमपुर चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है। कांग्रेस की टूट और भाजपा की लूट और इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की जीत, यही। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी नहीं आपकी पार्टी जीत रही है आपके शब्दों से, ठीक है। उमेश जी आपने दोनों ही पक्ष सुने, दोनों ही विजय जी का, विजेंद्र जी का, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि तमाम तरीके से चौतरफा मुकाबला इस तरीके यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में तमाम जो दल हैं अपनी अपनी साख बचाने के लिए यहां पर डटे हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 2024 का रास्ता यहीं से निकलेगा, बताइए। मैंने अभी कौशिक जी की और विजेंद्र जी की बात सुनी, दोनों की जी, और मुझे एक कहावत याद आ गई कि छाछ तो बोले बोले, छल्ले भी बोले, जिसमें 72 छेद। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात करें, मेरे बड़े भाई जो है विजय कौशिक जी ने बात कही कि हमारे पास में चेहरे बहुत हैं। मैं मानता हूं उनके पास चेहरे बहुत हैं, लेकिन जिताऊ चेहरा एक भी नहीं है। और दूसरी बात करें इनेलो की, तो इनेलो की पोजीशन जो है 2% तक अटक गई है आकर। ये 2% से ऊपर नहीं जा पा रहे, तो वापस कहावत वही आ जाती कि छाछ भी बोल रही है और छलनी भी बोल रही है। लेकिन हकीकत ये है कि सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर यहां पर जीत रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसके अंदर। और ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट जो है ये बीजेपी और जजपा के खाते में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, आदमपुर में जो है बिश्नोई जी का जो परिवार है, उनका इतने सालों से वहां पर उन्होंने जनता के साथ जो प्यार बनाया हुआ है। और पिछली बार अगर देखें, जब भाजपा का प्रचंड बहुमत आ रहा था, उस समय भी उन्होंने गिरी हुई पार्टी कांग्रेस में जीत दर्ज करी। आज तो वो भाजपा और जजपा के खाते में आ चुके हैं। तो उनकी जीत पर अगर मैं कांग्रेस वाले ये कह रहे कि ये जीत नहीं पाएंगे, कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस अगर जीती थी जो वो हजका में थे तब कैसे जीते वो? तो इसीलिए बिश्नोई जी का अपना एक कद है और मेरा मानना है कि जब से वो भाजपा में आए हैं और जजपा का साथ वह उनको मिला है, तो उनका कद जो है 4 गुना बढ़ चुका है। कद बढ़ तो गया। ये सीट अच्छा। कोई आज आप बिल्कुल आपने नेशनल चैनल पर लिख के ले लीजिए आप, ये जीत 100% भाजपा की और जजपा की मिलकर होगी। भविष्यवाणी कर रहे हैं, इतनी बड़ी जीत होगी कि शायद राहुल गांधी जी को कहीं ऐसा ना हो कि पैदल यात्रा में कहीं ना कहीं उनको जो है ना एक डर सा महसूस हो दिल के अंदर, ऐसा कि उन्होंने शुरुआत की और हार भी साथ साथ मिल रही है उनको। आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं टेलीविजन पर बैठ। मैं बिल्कुल भविष्य आपके नेशनल चैनल पे बोल रहा हूं आपको मैं। इतना कॉन्फिडेंस भाजपा और जजपा की 100%, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जीत है। ये कहीं भी नहीं ठहर रही कांग्रेस। इनेलो का तो खैर मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं, लेकिन कांग्रेस कहीं भी नहीं ठहर रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने तो अभी तक ये सुना था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तो सुना था हमने, ये पहली बार कांग्रेस की तरफ से कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जाते हुए हम पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, इस मुद्दे पर जो है मैं बात कर रहा हूं, जो हालत है उल्टी है। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी की 101% जो है जीत है। आप इस तरीके से 100% जीत है। उनका कद अलग है। चैनल पे आपके पार्टी में आकर 4 गुना कद और बढ़ गया है, यानी कि जो थे नहीं तो वो थे ही थे, लेकिन आपकी पार्टी का सहारा मिल गया, वो मजबूत तो मुझे ये बता दीजिए कि 2024 का भी रास्ता आपकी पार्टी जो है दोनों कंबाइंड लेकर लड़ेंगी? बिल्कुल। ये तो अभी 2024 में भी सुना नहीं आपने, जब नड्डा साहब आए थे तो नड्डा साहब आए थे और जजपा की और भाजपा की जो बैठक हुई थी उसमें डिसाइड किया गया कि हम जितने भी इलेक्शन होंगे वो सब मिलकर लड़ेंगे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विजय जी सुना आपने, कद बढ़ गया, आपका नेता वहां पहुंचा और दे देता हूं एक बार, आपके पास चेहरा उपलब्ध नहीं है, आखिरकार के उनको टक्कर कैसे दी जाए? सुनिए तो सही, अब मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्ववाद की। तो भाजपा में सबसे बड़ा व्यक्तित्ववाद है
टॉयलेट से लेकर संसद तक केवल एक ही व्यक्ति अपने फोटो लगा सकता है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप हरियाणा में ब्लॉक लेवल के चुनाव भी, विधानसभा के चुनाव भी, सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर होते हैं। जबकि हरियाणा में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अब खट्टर के नाम पर इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि हरियाणा को इन्होंने खटारा बना दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो भी उनकी पार्टी में मोदी जी के खिलाफ बोलता है, नहीं सर, उसको बर्फ में लगा दिया जाता है। भाषा पर थोड़ा गडकरी जी का हाल आपने पिछले दिनों देखा होगा। इनकी पार्टी के नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाजपा में तानाशाही है। आडवाणी जी की बात हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी की बात हो, चाहे किसी भी नेता की बात हो, मोदी जी को जिससे खतरा दिखाई दिया सबको बर्फ में लगा दिया। वही स्थिति केजरीवाल जी की है। आम आदमी पार्टी को जिन लोगों ने खड़ा किया था उनके साथ मिलकर, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे दूसरे लोग हों, सबको केजरीवाल ने बर्फ में लगा दिया। हर जगह एक ही फोटो चलती है आम आदमी पार्टी में, केवल केजरीवाल की। कांग्रेस में लोकतंत्र है, निश्चित तौर पर आप देखिए। तो उमेश जी वही तो कह रहे हैं, उमेश जी वही तो कह रहे हैं, आप आदमपुर के चुनाव को भूलकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। 2024 का रास्ता क्लियर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर है। नहीं, अब पहले भाजपा के चरित्र चेहरे की बात करते हैं। पहले अपनी बात पूरी कांग्रेस में एक सेकंड, कांग्रेस में एक फोटो और बढ़ गई है बडेरा जी की। कोई अभी जवाब दे रहा हूं। पहले इनके चार चरित्र चेहरे को समझ लीजिए, भाजपा के चेहरे को, कि भाजपा कुलदीप बिश्नोई को भ्रष्ट कहती थी, सीबीआई और ईडी से उनको डराया गया और बाद में उसी सीबीआई और ईडी से डराकर उनको भाजपा में ले आया गया। और भाजपा में इस शर्त पर लाया गया कि भाई आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, आप चिंता न कीजिए। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता वहां काम कर रहे थे, चाहे वो सोनाली फोगाट थी, चाहे दूसरे लोग थे, तो उनसे भाजपा को डर पैदा हुआ कि भाई भगदड़ मचेगी। और सोनाली फोगाट के रीजन क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें शक है, हो सकता है कि भाजपा नेताओं पर ही शक हो। अब जजपा की बात करते हैं तो दिग्विजय चौटाला जी की मजबूरी है, क्योंकि कोरोना काल में जो शराब घोटाला हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जांच कराकर इनके खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। अगर आज जजपा इनसे बाहर जाने की कोशिश करेगी तो भाजपा और सीबीआई और ईडी के माध्यम से हमारे जेल जाने का डर दिखाकर तो घोटाला हुआ और हमारे पर मजबूर कर लेगी। दुष्यंत जी ने क्लियरली बात बोली थी कि अगर कोई भी इस बात को सबूत पेश करे आप अपनी बात रख लेना। जो है ना, हरियाणा से रिजाइन कर दे मुख्यमंत्री पद से। घोटाले, आपने घोटाला बोला, लेकिन आप प्रूव करिए ना उस चीज को। शराब घोटाला हुआ, कोई प्रूव नहीं कर पाया, आप प्रूव करिए उस चीज को। कमाल की बात कर रहे हैं, एक गोदाम में रखी हुई करोड़ों की शराब गायब हो गई, वो बाजार में जाकर बिक गई, 500 रुपए की बोतल 5-5 हजार की बिक गई। आप कह रहे हैं घोटाला ही नहीं है? मैं तो सारे कांग्रेसी तो हैं जो आपको करने में लगे हुए थे, उनको छोड़िए ना भाटी जी, आप अपनी जगह सही हैं। छोड़िए, आप दूसरी तरह आप जो है ना आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी जगह सही हैं, आरोप नेशनल चैनल पे लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, पर पर्दा डालना ये आपकी मजबूरी है। आप जहां तक कांग्रेस की बात है जरा वो सुन लीजिए, कहीं से कोई सबूत नहीं आया क्या आज तक? नहीं सर, हुड्डा जी मुद्दे पर वापस आइए, मुद्दे पर वापस आइए। कमान ये मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, मुद्दे से कांग्रेस है भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, क्या आदमपुर चुनाव को भूल चुकी है? नहीं है भाटी जी, इसलिए इसको भटकाने को, बहस को भी भटकाने का काम कर रहे चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार आने पर इस सरकार के काले कारनामों की जांच कराई जाएगी। हरियाणा को जो इतने बड़े पैमाने पर कर्जदार बना दिया, हरियाणा के सारे संसाधनों को लूट लिया, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो, चाहे वो शराब की अवैध बिक्री का मामला हो, कोरोना पीड़ित लोगों को बर्बाद करने का मामला हो, हर घोटाले की हम जांच कराएंगे, दोषियों को जेल भेजेंगे। और जजपा इसी आपकी सरकार आ रही है, इसका मतलब भाजपा का साथ दे रही है। 2024 का जो है आकलन कर रहे हैं सर आप? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। हरियाणा के अंदर चौधरी उदय भान जी को जब से कमान दी गई है, तब से निश्चित तौर पर दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस में आने के लिए बार बार संपर्क कर रहे हैं। विजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। उमेश जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। उमेश जी, मैंने आपको वक्त दिया, कांग्रेस के अलावा कोई भी। हाँ जी, ठीक है गौरव जी, जल्दी बात रखिए जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी भी बोल रही है और लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस को बता रहे हैं कि डूबते को तिनके का सहारा।
उमेश जी आप बताइए। एक तो गौरव जी, मैं विजय कौशिक जी की बात पे आ रहा हूँ। हाँ, मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, हाँ, वो आज विजय कौशिक जी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, वो देख रहे हैं। और दूसरा आपको मैं बता दूं, जो ये पद यात्रा पे जो गए ना राहुल जी, ये 2024 क्या 2026 तक जो है ना, ये कश्मीर तक नहीं पहुंचने वाले। और इनके पास बहुत अच्छा बहाना होगा कि मैं तो जो है पैदल यात्रा कर रहा था, क्या करूं, सरकार बना ही नहीं पाया। तो आज इनके पास में आदमपुर की तो कोई बात है नहीं, ना आदमपुर के लिए इनका चेहरा है, लेकिन ये बहस को भी मोड़ रहे हैं, उसको भी जो है ना भ्रष्टाचार उस पर लेके आ रहे हैं। जबकि सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो हमारी सरकार जो बीजेपी की और जेजेपी की मिलकर काम कर रही है, अगर भ्रष्टाचार मुक्त किसी ने हरियाणा दिया है तो इन दोनों ने मिलकर दिया है। ठीक है, आपके पास बहाना उपलब्ध होगा। आप जो भविष्य की जो है माला पिरोए हुए हैं, सपनों की माला पिरो रहे हैं। कौशिक साहब देखिए, मैं ये कहना मैं आ रहा हूं सर, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। ये बात में कह रहे हैं कि भी हम सपने देख रहे हैं। नहीं, आप वो ये कह रहे हैं कि 2026 तक आप ये यात्रा नहीं कर पाएंगे और बहाना मिल जाएगा आदमपुर चुनाव से जो है बयानबाजी करने का। ये आपके चैनल पर बैठकर इस तरह की बात किसी को शोभा नहीं देती, क्योंकि एक फिक्स्ड प्रोग्राम है कि 150 दिनों में ये यात्रा समाप्त होनी है। तो इस तरह की बातों का कोई औचित्य है नहीं। विजेंद्र जी आप बोलिए। इन्हें तो खुश होना चाहिए अगर आपका चेहरा वहां पर कौन होगा चाहिए। इन्हें तो हमारी यात्रा में शामिल होना चाहिए कि ताकि यात्रा किसको शामिल होना है ना, किसको शामिल नहीं होना मैं आपको बता दूंगा कि आपने इनविटेशन दे देना, मैं आपके पास आऊंगा सर आपके पास। विजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। विजेंद्र जी आपकी तरफ से कौन सा चेहरा होने वाला है इन तीनों को यहां पर टक्कर देने के लिए, आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस को? मैं आपको इस चैनल, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बिल्कुल विश्वास और भरोसे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि हमारे चेहरे तो फ्लैक्स नेता करेंगे। मैं किसी का नाम लेकर के किसी का उदाहरण नहीं लेना चाहता। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, मजबूत चेहरा उतरेगा और आदमपुर चुनाव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जीतेगी 2%। लेकिन जहां तक एक हमारे साथी अभी कह रहे थे कि मैं इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं भी उसका नाम नहीं लेना चाहता। और मैं आपके माध्यम से मुझसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से खेत की मूली हो भाई? आप किसी की गाड़ी में लटके हुए हो, आपके पंचायत चुनाव इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, इस पर बीजेपी वाले भूपेंद्र जी बार बार मना कर रहे हैं कि हमारी इलेक्शन कमेटी फैसला करेगी, मिलकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। 2024 में दिग्विजय जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे, तो मनोहर लाल जी कहा जाएंगे, भूपेंद्र जी कहा जाएंगे। इनका ये भरोसा नहीं है कि आने वाले 2 महीने के चुनाव भी इकट्ठे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो मेरा निवेदन है, इतना जोर ना लगाए। भूपेंद्र जी तो मजे लेकर के चले जाएंगे और आपको ऐसे जो ना बीच में कहीं ना कहीं लटकाने का काम करेंगे। इसलिए आपका भरोसा नहीं, आप अपने इलेक्शन लड़ लो। जब आप चुनाव लड़ रहे हो पंचायत वाले, तो कैंडिडेट उतारो और देखो दबासा मैदान में आकर के आ रहे, तो कैंडिडेट को पता लग जाएगा। दूसरी बात, 2014 का चुनाव देखिए गौरव जी, 2014 में इंडियन नेशनल लोकल 39,508 वोटों के साथ कुलदीप बेनीवाल जी हमारे कैंडिडेट सेकंड रहे थे यहाँ पर। मैं कहीं कांग्रेस थी और मैं कहीं जो ना कांग्रेस के जीते थे कुलदीप बिश्नोई जी, लेकिन हमारा आईएनएलडी का कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पर रहा था 39,000 वोटों के साथ। ये एक अलग बात है कि 2019 में पार्टी में स्प्लिटिंग हो गई, टूट होगी और उसकी वजह से आईएनएलडी को कम वोट मिली, ये मैं मानता हूं। लेकिन आज का जो दौर है, जिस प्रकार से सिंह जी चौटाला ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने दिन रात जनता के बीच में जाकर के लोगों को अपने साथ दोबारा से जोड़ने का काम किया है, इस चुनाव में फिर बड़ी मजबूती के साथ हम आने वाले हैं और ये चुनाव को जीतेंगे। और जहां तक महेश जी की मैं फिर एक बार बात करना चाहूंगा कि आप इतनी मजबूती बनाइए, आपको साथ रखने वाले भी हैं कि नहीं है, कहीं आपको मझधार में डुबोने का काम न कर दिया जाए। यहाँ तो चर्चा ये भी चली हुई है। तो इसलिए जो है ना, भूपेंद्र जी जिस प्रकार से ये आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, अग्निपथ योजना को आप लेकर के आए, जो कि बिल्कुल देश के खिलाफ योजना आप लेकर के आए। आपने जो है ना रिटायर्ड पर्सन को शादी के लिए मजबूर कर दिया, रिटायरमेंट के बाद शादियां होंगी नौजवानों की, और 4-4 साल के अग्निवीर बना दिए। और जो है ना अभी बेरोजगारी में अपना हरियाणा को देख लीजिए कहां पर खड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार में कहां पर खड़ा हुआ है। अरे भाई, आप किस कौन से मुद्दे के ऊपर आप कह रहे हो कि हम चुनाव जीतेंगे?
आपको तो गांव में जाने भी नहीं दिया करते भूपेंद्र जी। ये तो लोगों की मेहरबानी है, इन्होंने कह दिया चलो कोई नहीं, अपने हरियाणा के ही है, चले जाने दो, इनको देना लेना कुछ है नहीं, न हमने देना न इन्होंने हमारे को देना। 1.5 साल से जो है पौने 2 साल के ग्रामीण लोग इंतजार कर रहे हैं। गाँव के विकास को आपने 2 साल पीछे धकेलने का काम कर दिया है। नौकरियां सरेआम बिक रही हैं। एक विधायक के घर के 50-50 लाख रुपए एसआई के लिए रिश्वत देते हैं। आज तक एक भी इंक्वायरी आप मेरे को ये बता दो चैनल के ऊपर बैठे आप हर खबर के चैनल पर कोई इंक्वायरी का रिजल्ट बता दो कि आपने जो है ना कोई रिजल्ट ला करके दिया हो कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, राजा क्यों। हर रोज आज 2 पकड़े, कल 4 पकड़े जाते हैं, फिर आप पकड़े। कोरोना की तरह से इतना संक्रमण हो रहा है भ्रष्टाचार का, दिन रात जो है ना प्रगति कर रहा है यदि कोई तो भ्रष्टाचार प्रगति कर रहा है। दिन रात प्रगति हो रही है हरियाणा प्रदेश में, बेरोजगारी की प्रगति हो रही है, दिन रात प्रगति हो रही है, शिक्षा के हवाश की प्रगति हो रही है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर नहीं, आदमपुर उपचुनाव में किसका विधायक था तब से, कहां से, कितने सालों से वहां पर विधायक है? आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर विधायक ने वहां के लिए आवाज उठाई, कुछ किया क्षेत्रवासियों के लिए, लेकिन लोग और चेहरे वहां पर सक्रिय रहे हैं, लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मूलभूत सुविधाओं की, तो वो कौन करेगा सर? वो क्या आप जब उपचुनाव आ गए हैं तब जनता को याद दिला रहे हैं कि हम करेंगे? वो सरकार से कभी कहेगी ना, भूपेंद्र जी को करनी चाहिए, वहां सुविधा देना चाहिए, लेकिन भूपेंद्र जी ने जो सुविधा दे दी नहीं। अगर आप वहां पर चुनाव जीतते हैं तो आप कराएंगे, जो विकास अब तक नहीं हुआ था वो अब विकास कराएंगे, कांग्रेस कराएगी, भी नहीं है जी। हाँ, अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम विकास भी करवाएंगे और वहाँ की जनता के सुख दुख में भी शामिल होने का काम करेंगे, और विकास करवाया ही हमने। इन्होंने कहा विकास किया? 2 साल से तो गांव में ग्रांट तक नहीं इश्यू कर रहे, और वहां तो फ्लैट शो होकर के जा रही है। तो गौरव जी, ये सरकार को देखना अब क्या हाल होने वाला है। विजय जी नोट कर पॉइंट को जरा, मैं आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी, अब आप बताइए किस तरीके से आपने सुना, और उमेश जी को भी सुना आपने कि 2024 का भी रास्ता उन्होंने साफ कर दिया कि साथ में जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भविष्यवाणी कर दी 101% जो है टेलीविजन पर बैठ के जो है हमारा ही जो कैंडिडेट जीतने वाला है, आप ले लीजिए, कद बढ़ गया है, ऐसा करके। लेकिन एक बयान आपने सुना होगा जो मैं कोट कर रहा हूं अभी, दिग्विजय चौटाला जी ने बताया था कि हमें उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। और ऐसे में अभी भी जब उस चुनाव के लिए आप जाएंगे तब उस तरीके से वाद विवाद फिर खड़ा होगा, और ये भविष्यवाणी बैठकर अभी भी कर रहे हैं। देखिए, अभी तो हमारे साथियों के साथ हमारा गठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। भविष्य में क्या होगा एक आदमी ये हमारा डिसाइड नहीं कर सकता। हमारी तो नेशनल पार्टी है, उसका संसदीय बोर्ड है, उसकी कमेटी है, हर समय हमारी चर्चा हो। सर, मैंने आपसे कुछ सवाल किए, आपने हर बार मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अब गठबंधन है और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में है। गठबंधन में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारा गठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, और हमारा गठबंधन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। फैसला न तो हाईकमांड का और पार्टी के जो संसदीय बोर्ड है उसका काम होता है। मैं दूसरे साथी जो मेरे इन्होंने बातें कही जी, रेड्डू साहब ने और विजय कौशिक जी, इन्होंने एक तो भ्रष्टाचार की बात की। मैं तो रेड्डू साहब के बारे में तो नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मेरे पार्टनर साथी हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने सवाल भारतीय जनता पार्टी पे खड़ा किया तो मुझे जवाब देना इनका बहुत जरूरी है। सब लोग जानते हैं इनके राज्य में कैसे भर्ती हुई और उसका रिजल्ट क्या रहा था, सारा देश और सारी जनता जानती है। 10 साल ये रेड्डू साहब प्लीज आप सुनने की कोशिश करो। जब आप आरोप लगाते हो तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। और अब दोबारा क्या हुआ, और इनकी सारे हरियाणा में 1% वोट है। जिसका घर शीशे का होता है उसको रेड्डू साहब कभी दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अब मैं कौशिक साहब की बात पे आ जाता हूँ। कौशिक साहब ने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, 2 आदमी इनके जो सबसे बड़े हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने 5000 जो फ्रीडम फाइटर्स के जो शेर थे नेशनल हर्ड में, उनको खा गए, जब्त करने का काम कर लिया।
इनके जो पूरे होम मिनिस्टर थे वो जमानत पर हैं और हरियाणा में जिसका ये बहुत ज्यादा गुणगान कर रहे हैं 6 केसों में जमानत पर हैं और 11 लिस्टें सर्विस की जो इन्होंने खर्ची पर्ची लेके लगाने का काम किया था तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रिजेक्ट करने का काम किया। एक 13वीं लिस्ट अभी भी जो इन्होंने इंस्पेक्टर भर्ती की थी उसको भी हाई कोर्ट ने संदिग्ध मान लिया। जो ऐसे आदमी अगर नैतिकता की बात करते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा ये अपना चेहरा शीशे में देखें कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। किसानों की धरती पर कैसे इन्होंने डाका डाला, कैसे सेक्शन 7 और 4 के नोटिस देके अपने आदमियों के नाम रजिस्ट्री करा ली। ये इनका सारा काम सारी जनता इनको जानती है किस तरह का ये काम करते हैं। भाई भतीजावाद इनके राज में रहा। हमारे राज में ना कोई खर्ची पर्ची है, मेरिट के आधार पर सर्विस लगाते हैं और सारे काम जितनी कल्याणकारी योजनाएं हम लेकर आए हैं सारी हमने ऑनलाइन कर दी। इनके राज में तो बिचौलिया होते थे जो 10-10, 12-12 हजार रुपए लेके तो भूपेंद्र जी, मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूं। शुरुआत भी मैंने आपको मौका दिया था, कांग्रेस प्रवक्ता से बाद में मैंने आपको मौका दिया और मेरे कुछ सवाल थे जो कि आपने कहा कि हमारी पार्टी विशेष है और अभी भी आपने ये कोट किया। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जेजेपी भी जो है हमारी पार्टी विशेष नहीं, हमारा एक आदमी तय नहीं करता। दूसरी चीज, दूसरे आपने जब मैंने आपसे पूछा कि आपके वरिष्ठ नेता जो हैं अब दूसरे दलों की तरफ भाग रहे हैं, अब जो है आप दूसरे दलों से आए हुए नेताओं का स्वागत तो कर सकते हैं, उसका कद तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आपके नेता कहीं और चले जाएं तो वो शून्य हो जाते हैं। उसका आपने जवाब नहीं दिया। आज की मुलाकात किस तरीके से क्या मायने निकाले जाएं उसका आपने जवाब नहीं दिया। जवाब चाहती है ना सर। आदमपुर में आप उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां की जनता जानना चाहती है। देखिए, पूरा देश जो है राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी से देख। दूसरा विपक्ष, रही बात किसानों की, तो दूसरा विपक्ष जो है आपसे आरोप लगाता है कि किसानों का तो मुद्दा आपके सरकार में कितना गरमाया हुआ रहा, कब तक आंदोलन चला, कितने किसानों की जो है जान गई उसमें। अब इसे मुझे दोहराने की बात नहीं है, मुद्दा भटकाने की चीज नहीं है, लेकिन आप बताइए, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है आप पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे से जवाब लीजिए। जी जी। देखिए, डेमोक्रेसी में सर्टिफिकेट देने का किसको अधिकार है? डेमोक्रेसी में सर्टिफिकेट देने का अधिकार है जनता को। किसान आंदोलन हुआ, जीएसटी हुई, जितने ये गीत गाते हैं, उस किसान आंदोलन के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई और कांग्रेस की तो 395 सीटों पर जमानती जब्त हो गई। कमाल की बात है। और उसके बाद हमारे यहाँ इसके नगर पालिका के और नगर परिषद के चुनाव हुए। इसमें क्या रहा, हमारे रोहतक सोनीपत में 7 जगह चुनाव हुए थे, दोनों लोकसभा क्षेत्र में। 7 के 7 जगह कांग्रेस का ये भी नहीं पता चौथे नंबर पर आई के 5वें नंबर पर आई। तो लोगों ने हमारे को सर्टिफिकेट दिया है, हमें लोगों से सर्टिफिकेट लेना है, हमें किसी लोक दल से और कांग्रेस के आदमी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। और डेमोक्रेसी में पावर भी जनता को है। जनता जिसको जो सही काम करेगा उसको चुनेगी, जो सही काम नहीं करेगा उसको हटा देगी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के कहने का ये क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, ये तो अपने सारे इकट्ठे हो गए। जो भी जिन्होंने भी ये क्राइम कर रखे थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा था, जो ईडी के रूस के रेंज पे थे, वो सारे लोग इकट्ठे होकर के और एक इन्होंने समूह बना लिया कि सिर्फ ये उसकी चोरी से बच जाएं और इन पे कार्रवाई ना हो। और इनका कोई मकसद नहीं है, ना इनका राजनीति से कोई मतलब है, ना कोई इनका पब्लिक से मतलब है। कितने 8 साल से हमारा राज था, जब ईडी की और सीबीआई की रेड हुई उससे पहले तो इन्होंने कभी एजिटेशन नहीं किया, कभी पदयात्रा नहीं की। इससे क्या सारी जनता समझती है कि सिर्फ उस चोरी को छुपाने के लिए ये लोग पदयात्रा का ढोंग कर रहे हैं। पदयात्रा से कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, पदयात्रा पर सर मैं पदयात्रा पर सवाल ले लूंगा। इतनी देर से आप बोल रहे हैं, जो सवालों का जो जवाब था वो दे नहीं पाए सर आप। मैं आपसे आज की जो मुलाकात है उस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, आपने दूसरी तरफ एंगल मोड़ दिया। हो सकता है आपके पार्टनर इसका जवाब दे दें, हो सकता है, लेकिन हाँ, इनेलो के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी बोलिए। ये भूपेंद्र जी बात तो घुमाने में बड़े माहिर है, तुम्हारे प्रवक्ता बड़ी उसके तरीके से बात को घुमा देते हैं। इन्होंने कहा कि जजर और रोहतक में ये 7 सीटें जो है जिनकी जीत गए निकाय चुनाव की, लेकिन करनाल को क्यों हार गए भूपेंद्र जी? वहां तो मुख्यमंत्री का एरिया था, वहां तो हम हार गए सारी की सारी।
और दूसरी बात, नरवाना में आपका एमएलए था, वहां तो आप हार गए। डबोवाली में तो स्वयं मुख्यमंत्री जी थे, वहां तो आप हार गए। और इसके अलावा क्या बताऊं मैं, टोहाना में स्वयं रणजीत सिंह के लिए इतना जोर लगा रखा था, वहां तो आप हार गए। अरे घर तो हार गए, घर तो हार गया भूपेंद्र जी। और दूसरी बात, आप कांग्रेस के प्रदर्शन हो गए लोक दल के, आप जो सेक्सिया मार रहे हो ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और बात, आप देखिए 2018 में निकाय के चुनाव हुए, आपकी पार्टी को 49% मतदान मिला 5 चुनावों में। उसके बाद 7 चुनाव 2020 दिसंबर में हुए, आपकी पार्टी को 39% मतदान मिला। इसके बाद 22 में 40 सीटों पर निकाय चुनाव हुए, आपकी पार्टी 30% पर आ गई। आप 30% पर आ गए, 15% पर थे। और दूसरी बात जो साथी कह रहे हैं, आप अपना भी बता दो आपको कितना मिला। आप 50 से 36 पर आ चुके हो सर आप, और अगले देखना इसमें रेड्डू साहब आप अपना तो बता दो, 1% मिला है सारे हरियाणा। हमने तो मान लिया ना, हमने मान लिया 2019 में हमारी पार्टी को आप तो बाहर हो गए, आप तो रेस के बाहर हो गए ना। मैंने बता दी रेस से बाहर की। निकाय चुनाव में हमने 15% वोट लिया है, हमने चेयरमैन बनाए, हमारे 3 चेयरमैन बने हुए हैं। डबोवाली का तहसील झावड़ा जी कितने अच्छे वोटों से जीता, टोहाना वाला मनोज जी कितने अच्छे वोटों से जीत करके आया, नरवाना का हमारा चेयरमैन जी। गौरव जी शायद विषय से भटक रहे हैं। 15% बोलिए। एक मिनट और गौरव जी, मैं कहना चाहूंगा, एक साथी की बात मुझे बहुत लगी हुई है दिल के ऊपर। उन्होंने कह रखा है कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको शायद ध्यान नहीं है। 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 31 एमएलए जीते थे, ये रिकॉर्ड की चीज है, मैं कोई बना करके नहीं कह रहा। 2014 में कांग्रेस से बड़ी पार्टी थी, अजय सिंह जी चौटाला नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। आदमपुर की बात कर लें क्या? ये आदमपुर की बात कर लें क्या? आदमपुर जीतेंगे, एक बार नहीं 10 बार कह लिया, नहीं 3 बार ही कह देता हूँ। आदमपुर हम आदमपुर रहेगा, आज का जो मुद्दा है वो आदमपुर है। ठीक है, आदमपुर आप भी जीतोगे, जीत करके आएंगे, मैं आपको फिर डिबेट पर आऊंगा। लेकिन आपके कितने परसेंट आएंगे, मैं जेजेपी का भी आंकड़ा देखना चाहूंगा, जेजेपी वहां पर कितने % वोट लेगी। आदमपुर में चुनाव में उतरिए, मैदान में खड़ा होंगे, फिर हम देखेंगे, आपसे तो फालतू लेंगे। ठीक है, आप आ जाइए। बिल्कुल हम फिर से डिबेट में आएंगे जब चुनाव का नतीजा आएगा। ये बात मैं मानता हूँ कि 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बुरे दिन आए, बहुत नीचे हम चले गए थे। ये बात हम खैर स्वीकार करते हैं, चैनल के ऊपर स्वीकार करते हैं, लेकिन किसके कारण गए, क्योंकि उस डिबेट पर मैं नहीं जाना चाहता। 2019 के बाद जिस प्रकार से दिन दुगनी रात दुगनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना विकास किया है, उभर करके आगे आ रही है, उसका परिणाम हम आपको आदमपुर में भी देंगे, और इसी का परिणाम हम 2024 में हरियाणा प्रदेश में एमएससी को विजय कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका परिणाम दें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगाए कि इतने मुकदमे दर्ज हैं, ये है वो है। अजीत पवार का नाम आपने सुना होगा। फडणवीस जी और भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी की जांच में उन्हें फंसा रखा था, और ये लोग ये कहा करते थे चुनाव में कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, और मौका लगते ही उस अजीत पवार के साथ में फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और उसके बाद उनके खिलाफ उन जांचों में क्या हुआ आज तक देश की जनता को पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी कि हमको सीबीआई और ईडी की जांच में फंसा रखा है, हमको कहा जा रहा है कि शिवसेना को तोड़ो सर, सीबीआई और या फिर उद्धव ठाकरे को मनाइए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हुए जनता के मुकदमे से मुकदमों को खत्म करके हुड्डा जी जनता के बीच में फिर से सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। और ये जो आदमपुर उपचुनाव है, ये इस बार जो है कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के नेतृत्व की वजह से जीता था। देखिए, और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, सीबीआई और ईडी के डर की वजह से भाजपा में वो गए हैं। और भाजपा का चरित्र देखिए कि बाहर से एक व्यक्ति आया, आज आया और अगले दिन उसे टिकट दे दी।
ये भाजपा का चरित्र है। ठीक है, मैं आऊंगा। उमेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, भूपेंद्र जी भी उंगली दिखा रहे हैं। ठीक है विजय जी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि ईडी और भारत जोड़ो यात्रा और जो है सीबीआई का मुद्दा उठा लिया जाता है, बीच में जो जनता की और जो जमीन से धरातल से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो भूल जाते हैं। जनता ये सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार किस तरीके से वोट दें। जनता के दरवाजे पर आप लोग जाते हैं ना, झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। नहीं, जब जनता के दरवाजे पर जाते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को तो गिनाते हैं। महंगाई का मुद्दा हो, ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? नहीं, मूलभूत सुविधाओं को हरियाणा में भी हरियाणा में अगर देखा जाए तो शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है रची जा रही है। आदमपुर पर भी आप देख लीजिए, आदमपुर पर देख लीजिए, और भूपेंद्र हुड्डा जी इस बात की लड़ाई आज भी मुद्दा उठते हुए नजर आ रहा है। सर आज भी मुद्दा, तमाम सारे मुद्दे होते हैं जो धरातल पर जो है लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं, यानी कि जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं ना, आपके दरवाजे पर आते हैं, आप उनके दरवाजे पर जाते हैं वोट के वक्त। लेकिन क्या होता है कि मुद्दे भटक जाते हैं, ईडी सीबीआई को लेकर आप बैठ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन मुद्दे की बात कर लो तो जनता यही नहीं समझ पाती है कि कौन से मुद्दे पर बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, जनता के हित में और जनता के मुद्दे को लेकर जो मसला हल होना है ना, तो आप उस मुद्दे को बताइए, आपके पास चेहरा कौन सा है? आदमपुर किस तरीके से आप जो लड़ रहे हैं? ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपके सामने एक तरफ ऐसे प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई जी इतने सालों से वहां पर चेहरा रहे, उनके पिताजी उनसे वहां पर इतना बड़ा चेहरा रहे, आप तब से आपकी छाती फूली हुई थी, लेकिन आपकी पार्टी से जाते हुए आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे चेहरे बताइए। और बीजेपी पार्टी कह रही है कि अब उनके आने से उनका कद और बढ़ गया है, यानी कि बीजेपी पार्टी का कद बढ़ा है या कुलदीप बिश्नोई जी का कद बढ़ा है? देखिए, दोनों से ही काउंटर है मेरा। पहले आप दे दीजिए, आपके पास चेहरा कौन सा? आदमपुर क्षेत्र की जनता ये समझ चुकी है कि कुलदीप बिश्नोई को मजबूर करके भाजपा में लाया गया है। अगर वो भाजपा को प्रोत्साहित करते हैं तो नहीं सर, ये आपने आपसे बोला होगा उन्होंने जी, आपसे बोला लोकतंत्र की हत्या होगी। और वहां के जिन मुद्दों पर भाजपा, हमें मिलेगा समय क्या? आज किस मुंह से भाजपा वहां चुनाव में जाने की बात कह रही है? ठीक है किस मुंह से कुलदीप बिश्नोई को कैंडिडेट बनाने की बात कह रही है? सर आप बोलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पास आऊंगा विजय कौशिक जी, क्योंकि आपकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, आदमपुर का उपचुनाव इसमें बीच में है, जनता ये जानना चाह रही है कि आप आदमपुर का चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, क्या जवाब रहेगा, क्या रिस्पॉन्ड रहेगा? उमेश जी आप बोलिए, आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या ये जो धरातल के मुद्दे हैं, आप कह रहे थे अभी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन वही वाली बातें हो जाती है ना कि तू चल में आया, जब पार्टी में जब आ जाते, सत्ता में आ जाते तो तू चल में आया। देखो गौरव जी, अभी विजय कौशिक जी ने बात उठाई, पूरे भारतवर्ष की बात उठाई इन्होंने, लेकिन आदमपुर की कोई बात नहीं उठाई। कोई मुद्दा इन्होंने आदमपुर का नहीं बोला इन्होंने, क्योंकि आदमपुर में कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर के विपक्ष बीजेपी और जेजेपी प्रहार कर सके। और मैंने एक बात रखी थी कि कद उनका इतना बड़ा है, और जब से वो बीजेपी और जेजेपी में आकर मिले हैं, बीजेपी में ज्वाइन किया है उन्होंने, और बीजेपी जेजेपी से मिलकर जब लड़ेंगे तो उनका कद 4 गुना बढ़ जाएगा जी। बीजेपी का जेजेपी का नहीं कद, उनका कद बढ़ेगा। आपको याद है सर, उनका जो पिछला कद था, बीते दिन पहले का एक वोट में याद दिला देता हूं, जीता उनके द्वारा कहा हुआ। अब जो है आदमपुर के अंदर, उमेश जी मैं बिश्नोई साहब का एक कोट याद दिला देता हूं। अभी क्या हुआ था कि जब केजरीवाल जी की रैली होनी थी तो वहां पर एसवाईएल पानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए उन्होंने बोला था, अपने शब्द बाण छोड़े थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये एसवाईएल पानी को मुद्दा सॉल्यूशन करा देते हैं, हल करा देते हैं तो मैं इनके मंच पर चला जाऊंगा। इसके मायने समझते हैं सर आप? सर मंच पे जाने का मतलब ये नहीं होता कि ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनका जो है छाती, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, अगर आज कांग्रेस कोई अच्छा काम करती है तो हम भी उसको सराहेंगे। विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि हर चीज में बुराई करना। चुनाव में आपकी लेकिन कांग्रेस भी आ सकती है। पानी का जो मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जिसमें पंजाब में भी दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दिल्ली में जब वो बैठते हैं तो पानी के लिए रोते हैं, हरियाणा के लिए, और जब वो पंजाब में बैठते हैं तो पानी नहीं देते हम लोगों को। लेकिन ये तो एक ऐसा बयान के मायने में समझना चाहता था पहले भी, जब मैं पिछले डिबेट में बैठा था। लेकिन क्या होता है ना कि अब आप कह रहे हैं कि उनके कद बढ़ गया, मानता हूं कद बढ़ गया, आप दोनों की पार्टी के समक्ष जो आकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके ना आने से पहले आपकी पार्टी का कद कहां था? और जो है विजय जी के पास जो पहले जो इलेक्शन लड़ा था बीजेपी का, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो चेहरा ही चेहरे हैं।
नहीं, सवालों के जो जवाब है ना सर, वो सीधे एग्जैक्टली दीजिए, कट टू कट, जिससे कि जनता समझ पाए कि एक्चुअल में क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं। ये बढ़ा चढ़ाकर जो बातें हैं डेली करते हैं सर हम बैठकर। विजेंद्र जी। हाँ गौरव जी, देखिए इनका कद कितना बड़ा, ये इस बात में ये कहेंगे भाजपा का कद नहीं बढ़ा तो मुश्किल होगी, जेजेपी का कद नहीं बढ़ा तो मुश्किल होगी, और पूरी विश्व का अकेले का बढ़ा दिया तो भी मुश्किल होगी। नेता भी पूछेंगे तो ये क्या करते आ तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ भूपेंद्र जी से, भाई बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, आप कहते हैं हमारे पास लीडरों की कमी नहीं है, बहुत सारे लीडर लाइन में खड़े। बड़ौदा का चुनाव हुआ, नए कैंडिडेट को योगेश्वर दत्त को लेकर गए, बाहरी कैंडिडेट को ताजी ज्वाइन कराई तो अगर इलेक्शन हुआ। आपका अहमदाबाद का इलेक्शन हुआ, अहमदाबाद में आपने गोविंद कांडा को इलेक्शन लड़वाने का काम किया, आपके न जेजेपी का कैंडिडेट आया ना ही भाजपा का कैंडिडेट आया, आप जो है ना हाथ उनका कौन सी पार्टी रहो उसका कैंडिडेट गोविंद कांडा वाला की पार्टी को लेकर गए, जो कि आपकी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। आज आप आदमपुर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहां भी आप कांग्रेस के कैंडिडेट को कर रहे हैं। नहीं, वो तो आपको कह रहे हैं, वो तो आपसे बोल रहे हैं ना 1% जो है आपकी भूमिका है। अरे वही तो मैं जिनके घर वही मैं इसलिए कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर क्या उछालें, और डूबते को तिनके का सहारा, वो तो पहले ही बोल के चल रहे हैं। नहीं, आप तो उस मजदार में है कि जिन आपको तो तिनका भी मिल जाए वही काफी है। अरे नहीं तो मैं नहीं कह रहा, भूपेंद्र जी पहले से शुरुआत से ही कह रहे हैं। हमारी नाव बड़ी मजबूत है गौरव जी। हाँ 2019 में हो गई थी, मैं फिर दोबारा स्वीकार करता हूँ इसको, लेकिन इनके हालात देखिए ना, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं हर बाई इलेक्शन में कैंडिडेट हायर करते हैं बाहर से, इनके अपने कैंडिडेट नाव मजबूत है, लेकिन नाव में कौन सवार है सर? हाँ नाव में हम सवार है, भरी खड़ी है नाव, मजबूती के साथ भरी खड़ी है, और पतवार भी जो उसको माझी है, माझी हमारी नाव के जो माझी है ना वो बहुत मजबूत है, जो कि उमेश भाटी जी के पास वापस विजय कौशिक जी के पास आऊंगा, फिर भूपेंद्र सर के पास जाऊंगा। उमेश जी अब आप बताइए, आपका कद बढ़ गया, मेरा सवाल जरूर है आपके आप अपने कैंडिडेट पार्टी का कद बढ़ गया, दोनों नेताओं की जो है आप दोनों को अलायंस जो है उनका जो है कद बढ़ गया बिश्नोई साहब के आने से। आपकी पार्टी में सर इस गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो आपका कद कितना ऊंचा हो गया? देखिए मैंने बात रखी थी पहले से कि बिश्नोई जी का अपना वहां पे बहुत बड़ा कद है, और शुरू से वहां पे जीतते आए हैं वहां पे वो। और जब से वो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के साथ मिलकर चुनाव वहां से लड़ने जा रहे हैं, तो मैं पहले भी कहा कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 100% जो है विधायकों की अगर मैं बात करूं सर, आपके जीते हुए विधायकों की बात करूं तो वही नाराज है, खफा है, अब बताइए। नहीं कोई भी भाई साहब नाराज नहीं है गौरव जी, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जो काम उनको सौंपा गया है रामनिवास सुरजाखेड़ा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा कई बार बोल चुके हैं सर। नहीं देखिए बताइए, अब नहीं, आपने अभी क्या बोला? आपने बोला अब कोई नाराज नहीं है, वक्तव्य है, अब कोई नाराज नहीं है, आपने बोला अब कोई नाराज नहीं है, इससे पहले थे। अब नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने समय का अभाव है थोड़ा। विजय जी देवेंद्र मोदी हमारे पार्टी के अंदर सारे लोग जो है एक मंच पर बात समय को का थोड़ा रखते सा हैं, अभाव है मेरे पास, और क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूँ। 100% 100% जो जीत है आदमपुर की वो बीजेपी और जेजेपी के खाते में जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आपका फाइनल कमेंट हो गया। भूपेंद्र जी आप बताइए, 30 सेकंड में आप अपना जवाब पूरा कीजिए। देखिए, मैं चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता है चाहे लोकदल के प्रवक्ता है, विजय कौशिक ने तो ना नहीं कर दिया, ना कोई संसदीय बोर्ड, ना किसी अध्यक्ष ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। ये परिवारवाद होता है। और जो रेड्डू साहब है वो चौटाला ओम प्रकाश चौटाला, कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई बोर्ड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। और ये अपने परिवार को पालने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है, अपने रिश्तेदारों को और परिवारवाद को पालने का काम करते हैं। जनता इनको समझती है और जनता इनको अब मुंह नहीं लगाएगी और इनको ऐसी पटकनी देगी, ये याद रखें। विजय जी आपका फाइनल कमेंट। लोगों को उठा करके विधानसभा में भेजने का काम किया, राज्यसभा में भेजने का काम किया, चाहे राजकुमार कट्टर जी थे, चाहे रणबीर गंगवा जी थे, इनको लीडर बनाया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बनाया। लेकिन मुझे तो शर्म इस बात पर आती है, कि जब प्रदेश की मौजूदा सरकार के मौजूदा मंत्री यदि सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने लगते हैं और फिर भी वो
सरकार के प्रवक्ता सीना ठोक करके कहे कि हमारा 0 टॉलरेंस है, तो इससे बड़ी और क्या नादानी प्रदेश की जनता के साथ आप लोग करोगे। आपके मंत्री आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सर मैं आपके पास आ रहा था, मुद्दा दूसरा है। आपने तो वही वाली कह दिया ना कि किसी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। अब सर उन पर नहीं आऊंगा। सर आप 20 सेकंड, सर 10 सेकंड में आप फाइनल कीजिए, समय अभाव है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा। विजय जी प्लीज 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के रहते, विधायक रहते, भाजपा ने उस क्षेत्र के साथ उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया, भेदभाव किया। अब समय आ चुका है, जनता वहां की तैयार है, कांग्रेस के नेतृत्व में वहां बदलाव। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पैनल में समय देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। फिलहाल मसला में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।